दोस्तों, द नॉलेज पुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे मिस्र मानव इतिहास। मिस्र मानव इतिहास की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक रहा है। इस वीडियो में आप सुनेंगे मिस्र का पूरा इतिहास हिंदी में, जहां नील नदी के किनारे जन्मी सभ्यता से लेकर पिरामिडों, फराओनों, ममीकरण, देवताओं, युद्धों और आधुनिक मिस्र तक की कहानी को शांत, भावपूर्ण ऑडियो बुक नरेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इतिहास को केवल पढ़ना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हैं। इस हिंदी ऑडियो बुक में शामिल है प्राचीन मिस्र की शुरुआत, नील नदी और सभ्यता का विकास, फराओनों का युग, पिरामिडों का रहस्य, मृत्यु के बाद का जीवन और ममीकरण, नया साम्राज्य और मिस्र की शक्ति, क्लियोपैट्रा और प्राचीन मिस्र का अंत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। भाग 1। जब मानव इतिहास की सबसे प्राचीन, समृद्ध और प्रभावशाली सभ्यताओं की चर्चा होती है तो मिस्र का नाम सबसे पहले सामने आता है। मिस्र केवल एक भौगोलिक क्षेत्र या एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि ये मानव सभ्यता की सामूहिक स्मृति है। ये वो भूमि है जहां समय मानो ठहर गया हो, जहां पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां आज भी बोलती हुई प्रतीत होती हैं और जहां हजारों वर्षों से नील नदी जीवन को अपने साथ बहाए हुए है। मिस्र की रेत में केवल मिट्टी नहीं बल्कि मानव इतिहास की सबसे पुरानी कहानियां दबी हुई हैं, जो आज भी हमें अपने अतीत की झलक दिखाती हैं। मिस्र की सभ्यता का जन्म नील नदी के किनारे हुआ। चारों ओर फैले विशाल और कठोर रेगिस्तान के बीच नील नदी जीवन का एकमात्र स्थायी स्रोत थी। इस नदी के बिना मिस्र केवल एक सूखी और निर्जन भूमि होता। हर वर्ष नील नदी में आने वाली बाढ़ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती, जो खेतों को उर्वर बना देती। इस प्राकृतिक चक्र ने मिस्रवासियों को भोजन, स्थिरता और सुरक्षा दी। इसी कारण मिस्र के लोग घुमंतू जीवन छोड़कर स्थायी बस्तियों में रहने लगे। धीरे धीरे छोटे गांव बने, फिर नगर विकसित हुए और अंततः एक संगठित और शक्तिशाली राज्य का निर्माण हुआ। नील नदी केवल पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि मिस्रवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक सोच का केंद्र भी थी। वे मानते थे कि नील का बहाव देवताओं की इच्छा से होता है और इसकी बाढ़ ईश्वर का वरदान है। इसी विश्वास ने उन्हें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना सिखाया। मिस्र का पूरा सामाजिक ढांचा, कृषि व्यवस्था और प्रशासन नील नदी के वार्षिक चक्र पर आधारित था। लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र पहली बार एकीकृत हुआ। इतिहास में इस महान एकीकरण का श्रेय राजा नार्मर, जिन्हें मेनेज भी कहा जाता है, को दिया जाता है। उन्होंने ऊपरी और निचले मिस्र को एक शासन के अंतर्गत लाकर एक सशक्त राज्य की नींव रखी। ये केवल राजनीतिक एकीकरण नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक एकता की भी शुरुआत थी। इसी क्षण से फराओनों का युग आरंभ होता है, जो आने वाले हजारों वर्षों तक मिस्र की पहचान बना रहा। फराओ केवल शासक नहीं था, बल्कि उसे धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। लोगों का विश्वास था कि फराओ देवताओं और मनुष्यों के बीच की कड़ी है। उसका सबसे बड़ा कर्तव्य था मात को बनाए रखना, जिसका अर्थ था समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच संतुलन, न्याय और व्यवस्था को कायम रखना। यदि मात भंग होती तो अकाल, बीमारी और अराजकता फैल सकती थी। इसलिए फराओ का शासन केवल सत्ता नहीं बल्कि धार्मिक उत्तरदायित्व भी था। इस एकीकरण के बाद शुरू हुआ पुराना साम्राज्य, जिसे मिस्र का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये वो काल था जब मिस्र ने स्थायित्व, समृद्धि और संगठन की ऊंचाइयों को छुआ। इसी युग में मानव इतिहास की सबसे अद्भुत स्थापत्य कृतियां बनी। पिरामिड। गीजा के पिरामिड आज भी मानव कौशल, गणितीय ज्ञान और धैर्य का जीवंत प्रमाण है। फराओ खुफू द्वारा बनवाया गया महान पिरामिड लगभग 4000 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रहा, जो ये दर्शाता है कि प्राचीन मिस्र तकनीकी और संगठनात्मक रूप से कितना उन्नत था। इन पिरामिडों का उद्देश्य केवल शक्ति और वैभव का प्रदर्शन नहीं था। मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद जीवन जारी रहता है और फराओ की आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित मार्ग की आवश्यकता होती है। पिरामिड इसी विश्वास का परिणाम थे। उन्हें इस प्रकार बनाया गया था कि वे फराओ की आत्मा को आकाश की ओर उठने में सहायता करें और उसे अनंत जीवन प्रदान करें। प्राचीन मिस्रवासियों का मृत्यु के बाद के जीवन में गहरा और अटूट विश्वास था।
उनके अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए अस्तित्व की शुरुआत थी। आत्मा को जीवित रहने के लिए शरीर की आवश्यकता होती थी, इसलिए ममीकरण की परंपरा विकसित हुई। शरीर को सड़ने से बचाने के लिए जटिल और वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाती थीं। कब्रों में भोजन, वस्त्र, आभूषण, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और धार्मिक ग्रंथ रखे जाते थे ताकि आत्मा को परलोक में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। बुक ऑफ द डेड जैसे ग्रंथ आत्मा को मृत्यु के बाद की यात्रा में मार्गदर्शन प्रदान करते थे और उसे न्याय के देवता के सामने अपने कर्मों का सामना करने के लिए तैयार करते थे। पुराने साम्राज्य के पतन के बाद मिस्र ने एक अस्थिर और अराजक दौर देखा, जिसे प्रथम मध्यवर्ती काल कहा जाता है। इस समय केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, स्थानीय शासक शक्तिशाली हो गए और देश में अव्यवस्था फैल गई। लेकिन ये अराजकता स्थायी नहीं रही। लगभग 2055 ईसा पूर्व मिस्र फिर से एकजुट हुआ और मध्य साम्राज्य का आरंभ हुआ। ये युग पुनर्निर्माण, अप्रशासनिक सुधारों और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल था। मध्य साम्राज्य के शासकों ने केवल विशाल स्मारकों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। सिंचाई प्रणालियां विकसित की गईं, कृषि को प्रोत्साहन मिला, कानूनों को मजबूत किया गया और सामाजिक न्याय की अवधारणा को महत्व दिया गया। इस काल में लिखित साहित्य और कला ने भी उल्लेखनीय प्रगति की। कहानियां, कविताएं और शिक्षाप्रद ग्रंथ लिखे गए, जो मानव जीवन की जटिलताओं को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। मध्य साम्राज्य की लिखित रचनाएं उस समय के समाज की सोच और संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। इनमें जीवन की अनिश्चितता, नैतिक कर्तव्य, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय पीड़ा की गहरी समझ दिखाई देती है। मिस्र अब केवल एक धार्मिक या राजसी राज्य नहीं रहा, बल्कि एक सुसंगठित, विचारशील और संवेदनशील समाज के रूप में विकसित हुआ। लेकिन इतिहास का पहिया यहीं नहीं रुका। समय के साथ मिस्र ने फिर से एक कठिन दौर देखा, संघर्षों और आक्रमणों का सामना किया। इन्हीं परिस्थितियों के बीच एक नए युग का उदय हुआ, नया साम्राज्य। यहीं से मिस्र की शक्ति केवल आंतरिक नहीं रही, बल्कि बाहरी दुनिया तक फैलने लगी। मिस्र एक साम्राज्य बन गया जिसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली थीं और जिसकी गूंज पूरे प्राचीन विश्व में सुनाई देने लगी थी। भाग 2। नया साम्राज्य मिस्र के इतिहास का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और गौरवशाली काल माना जाता है। ये वो युग था जब मिस्र ने अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर एक महान साम्राज्य का रूप लिया। अब मिस्र केवल नील नदी की घाटी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका प्रभाव अफ्रीका के गहरे क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी एशिया तक फैल गया। इस समय मिस्र की सैन्य शक्ति, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक प्रभाव अपने चरम पर थे। नए साम्राज्य के फराव केवल सिंहासन पर बैठे शासक नहीं थे, बल्कि वे कुशल योद्धा, रणनीतिकार और नेतृत्वकर्ता भी थे, जिनकी शक्ति से आसपास के राज्य भय और सम्मान दोनों अनुभव करते थे। इसी युग में थुटमोस तृतीय जैसे महान फराव का उदय हुआ, जिन्हें मिस्र का सबसे सफल सेनानायक माना जाता है। उनके नेतृत्व में मिस्र की सेनाओं ने अनेक सफल सैन्य अभियानों को अंजाम दिया और विशाल क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया। युद्धों में प्राप्त धन, बंदी और संसाधनों ने मिस्र की अर्थव्यवस्था को अत्यंत समृद्ध बना दिया। इस समृद्धि का प्रभाव मंदिरों, कला, स्थापत्य और धार्मिक अनुष्ठानों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। थुटमोस तृतीय के शासनकाल में मिस्र एक ऐसी वैश्विक शक्ति बन चुका था जिसकी आवाज पूरे प्राचीन विश्व में सुनी जाती थी। नए साम्राज्य का वैभव केवल युद्धों तक सीमित नहीं था। इस काल में मिस्र की कला और स्थापत्य ने अद्भुत ऊंचाइयां छुईं। विशाल मंदिर, ऊंचे स्तंभ, देवताओं की भव्य मूर्तियां और दीवारों पर उकेरे गए रंगीन चित्र मिस्रवासियों की सौंदर्य चेतना और धार्मिक आस्था का प्रतीक थे। कर्णक और लक्सर जैसे मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि वे सत्ता, संस्कृति और इतिहास के जीवंत केंद्र थे, जहां धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ राजनीतिक निर्णय भी लिए जाते थे। इसी काल में रामेसेस द्वितीय जैसे महान फराव हुए, जिनका नाम आज भी मिस्र के इतिहास में गौरव के साथ लिया जाता है। उनका शासन वैभव, शक्ति और दीर्घकालिक स्थिरता का प्रतीक था। उन्होंने स्वयं को देवताओं का प्रिय पुत्र घोषित किया और अपने शासन को अमर बनाने के लिए विशाल स्मारकों का निर्माण करवाया। अबू सिम्बल का मंदिर, जो पहाड़ को काटकर बनाया गया, आज भी मानव कल्पना और श्रम की पराकाष्ठा का प्रमाण है। रामेसेस द्वितीय के समय मिस्र की कला, संस्कृति और धार्मिक जीवन अपने शिखर पर पहुंच चुके थे और मिस्र विश्व सभ्यता का केंद्र बन गया था। हालांकि इसी स्वर्ण युग के बीच मिस्र के इतिहास का एक अनोखा और विवादास्पद अध्याय भी सामने आया। फराव अखेनातेन ने सदियों से चली आ रही बहुदेववादी धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दी।
उन्होंने अनेक देवताओं के स्थान पर केवल एक देवता आतेन की पूजा का आदेश दिया। ये इतिहास की प्रारंभिक एकेश्वरवादी धारणाओं में से एक थी। अखेनातेन ने राजधानी तक बदल दी और धार्मिक कला में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए। देवताओं की पारंपरिक छवियों के स्थान पर सूर्य चक्र की सरल और प्रतीकात्मक आकृतियां दिखाई देने लगीं। लेकिन ये धार्मिक क्रांति समाज के हर वर्ग को स्वीकार्य नहीं थी। अखेनातेन की मृत्यु के बाद ये परिवर्तन टिक नहीं सका और मिस्र ने पुनः अपनी पुरानी धार्मिक परंपराओं को अपना लिया। अखेनातेन के बाद सत्ता में आए तुतनखामुन का शासनकाल छोटा और अपेक्षाकृत शांत रहा। उन्होंने पुराने देवताओं की पूजा को पुनः स्थापित किया और धार्मिक संतुलन को वापस लाने का प्रयास किया। यद्यपि उनके जीवन काल में वे बहुत प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन आधुनिक युग में उनकी कब्र की खोज ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। 1922 में मिली उनकी लगभग पूरी तरह सुरक्षित कब्र ने पूरी दुनिया को प्राचीन मिस्र की भव्यता, कला और विश्वासों से परिचित कराया। सोने से जड़ी वस्तुएं, सजावटी ताबूत और सुरक्षित ममी ये दर्शाती हैं कि मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन को कितनी गंभीरता और श्रद्धा से देखते थे। मिस्र के इतिहास में केवल पुरुष शासक ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली और दूरदर्शी रानियां भी हुईं। रानी हतशेपसुत ने फराव के रूप में शासन किया और अपने समय में शांति, व्यापार और समृद्धि को बढ़ावा दिया। उन्होंने स्वयं को पुरुष फराव के रूप में प्रस्तुत किया ताकि समाज में उनकी सत्ता को पूरी स्वीकृति मिल सके। उनके शासनकाल में मिस्र ने सैन्य संघर्षों के बजाय व्यापारिक अभियानों और स्थापत्य विकास पर ध्यान दिया। ये सिद्ध करता है कि मिस्र में सत्ता केवल जन्म या लिंग पर नहीं, बल्कि योग्यता और नेतृत्व क्षमता पर आधारित हो सकती थी। सदियों बाद मिस्र के इतिहास में क्लियोपैट्रा सप्तम का उदय हुआ, जो प्राचीन मिस्र की अंतिम फराव थीं। वे अत्यंत बुद्धिमान, शिक्षित और राजनीतिक रूप से कुशल थीं। उन्होंने रोमन साम्राज्य के शक्तिशाली नेताओं के साथ गठबंधन कर मिस्र की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास किया। लेकिन रोमन राजनीति और सैन्य शक्ति के आगे मिस्र को अंततः हार माननी पड़ी। 30 ईसा पूर्व क्लियोपैट्रा की मृत्यु के साथ ही प्राचीन मिस्र का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया और मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसके बाद मिस्र ने रोमन और फिर बीजेंटाइन शासन का दौर देखा। समय के साथ उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई, लेकिन सांस्कृतिक महत्व बना रहा। 7वीं शताब्दी में अरब मुस्लिम सेनाओं के आगमन के साथ मिस्र के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस्लाम के प्रसार के साथ अरबी भाषा और संस्कृति धीरे धीरे मिस्र की पहचान बन गई। काहिरा एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभरा, जहां ज्ञान और व्यापार दोनों का विकास हुआ। मध्यकाल में मिस्र शिक्षा, व्यापार और धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। अल अजहर विश्वविद्यालय जैसे संस्थान इस्लामी ज्ञान और विद्वत्ता के प्रतीक बने। बाद में मिस्र उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा बना, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक विरासत के कारण उसका महत्व कभी कम नहीं हुआ। 19वीं सदी में मोहम्मद अली पाशा ने आधुनिक मिस्र की नींव रखी। उन्होंने सेना, शिक्षा, उद्योग और प्रशासन में सुधार किए और मिस्र को एक मॉडर्न राज्य के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। स्वेज नहर के निर्माण ने मिस्र को विश्व व्यापार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। हालांकि इससे विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप भी बढ़ गया। 20वीं सदी में मिस्र ने स्वतंत्रता की ओर निर्णायक कदम बढ़ाए। 1952 की क्रांति के बाद मिस्र एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा। आज का मिस्र आधुनिकता और प्राचीनता का अनूठा संगम है। यहाँ एक ओर आधुनिक शहरों की चहल पहल है, तो दूसरी ओर हजारों वर्ष पुराने पिरामिड खड़े हैं, जो मानव इतिहास की गवाही देते हैं। मिस्र की कहानी हमें ये सिखाती है कि सभ्यताएं बदलती हैं, शासन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन मानव जिज्ञासा, आस्था और स्मृति कभी समाप्त नहीं होती। मिस्र केवल अतीत नहीं है, वो आज भी जीवित है, नील की धारा में, पिरामिडों की छाया में और मानव इतिहास की आत्मा में। दोस्तों, इस ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और नई रोचक और रसप्रद किताब के साथ। और हाँ, हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।